नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया की 2 दिवसीय यात्रा पर थे और जैसे ही वो भारत आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक विवादित बयान दिया जाता है। फाइनेंशियल रिव्यू में एक आर्टिकल छपता है। हम इसका फुल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्वाड पर इस बयान का क्या असर पड़ेगा और साथ ही साथ भारत को इसे किस नजरिए से देखना चाहिए, ये आप आर्टिकल देख पाओगे। द फाइनेंशियल रिव्यू, इंडिया डजंट शेयर आवर वर्ल्ड व्यू, अर्थात इंडिया हमारे वैश्विक दृष्टिकोण को साझा नहीं करता है, ऐसा बताया गया फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर के द्वारा। वी मस्ट हैव रियलिस्टिक एक्सेप्टेशन फ्रॉम इंडिया, अर्थात हमको रियलिस्टिक एक्सेप्टेशन ही रखने चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पे काम करना पड़ेगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहते हैं, देखिए, ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट एक्सेप्ट टू मच फ्रॉम इंडिया, अदरवाइज चाइना और इंडोनेशिया की तरह हमको निराशा ही हाथ लगेगी। हमारे संबंध जिस प्रकार से ग्रो कर रहे हैं उस प्रकार से ग्रो नहीं करना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया है। जबकि नरेंद्र मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो इनका भव्य स्वागत किया गया था और जो ऑस्ट्रेलियन पीएम है, दैट इज द एल्बनीज, एंथोनी एल्बनीज, इन्होंने कहा मोदी इज द बॉस। मोदी यहाँ पे बॉस की उपाधि दी गई थी और बहुत ही भयंकर तरीके से हम कह सकते हैं इनका स्वागत किया गया था और भाषण भी इन्होंने जबरदस्त वहां पे दिया था। बट आगे बढ़ने से पहले हम लोग जॉन मैकार्थी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनके बयान का महत्व तभी रहता है जब हमें इनके बारे में पता हो। ये ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट हैं जो कि 1968 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर को ज्वाइन करते हैं। इसके साथ साथ ये एम्बेसडर रह चुके हैं वियतनाम, मैक्सिको, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया एंड जापान, और हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के अंदर। राइट, लीगल ये ऑफिसर रह चुके हैं एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड इन ऑस्ट्रेलिया। 1942 में इनका जन्म होता वाशिंगटन डीसी में। एमए एंड एलएलबी की डिग्री इनके पास में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एंड ही वाज ए बैरिस्टर इन लंदन फ्रॉम 65 टू 66। इसके साथ साथ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड चेयर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल, को कन्वेनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इंडोनेशिया डायलॉग एंड द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द ग्रिफ्थ एशिया इंस्टीट्यूट। अर्थात इस प्रकार से हम देखते हैं कि अच्छी खासी पोजीशन इनकी है, अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं और रेपुटेशन भी इनकी काफी है। इस प्रकार से इनके बयान का महत्व काफी रह जाता है। फाइनेंशियल रिव्यू एक इंग्लिश वेबसाइट है, वहां पर इन्होंने अपना आर्टिकल छापा। ये लिखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने संबंधों के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसमें तेजी लाई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने उत्साह के साथ, जो कि बड़ी कंट्री थी, उनके साथ अपने संबंधों को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन बाद में हमारे साथ हमारे हाथ में निराशा ही लगी। बट वाज लेटर डिसअपॉइंटेड, इन सब देशों ने हमको निराश किया है। ये लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है विद द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया, उनमें हमको फुल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर 60s और 80s की बात करते हैं, 60s एंड 80s के बीच में हमने सबसे पहले फोकस किया जापान के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट से हमने जापान के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही जापान की इकोनॉमी फ्लैटेंड होगी, वीकेंड होगी, हमने जापान जाना ही बंद कर दिया। अब ये जो बयान इन्होंने दिया है, ये बातें जो लिखी हैं, इसको आप एक बार ध्यान से देखिए। आगे जो भारत के बारे में इन्होंने बात बोली है, इसका कंपैरिजन हम उसके साथ में करेंगे। इन द रिसेंट ईयर्स, ड्यू टू चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, रिलेशन विद जापान हैव गेन वार्म्ड। और इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ हमने जापान के साथ में हमारे संबंधों को फिर से वार्म अप किया है और फिर से बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये वाली जो बात इन्होंने लिखी है, द जापान इकोनॉमी वीकेंड एंड स्टॉप, वी स्टॉप गोइंग टू जापान, इसका हम एनालिसिस, इसका हम कंपैरिजन करेंगे हमारे हमारे ऊपर दिए गए बयान के साथ में। आगे लिखते हैं कि देखिए, जो इंडोनेशिया है उसके साथ में हमारे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन पीएम जो थे पॉल किटिन, उन्होंने हाथ मिलाया और इसके बाद इंडोनेशिया ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया और कैप्चर कर लिया ईस्ट तिमोर को, जिसको तिमोर लिस्ते के नाम से आप जानते हो। और इसके साथ साथ हमारे जो संबंध थे ऑस्ट्रेलिया के साथ में, वो फिर से नॉर्मल होने में कई साल लग गए। और यही हुआ है चाइना के साथ में भी। चाइना के साथ संबंध बेहतर बनाने में भी हमने कई साल लगा दिए और लेकिन उसमें भी हमको निराशा हाथ लगी। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर एक्सेप्टिंग फ्रॉम इंडिया। इन चीजों को देखते हुए इंडिया के साथ में भी हमको केयरफुल होना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 2 दशक में इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वर्ल्ड लेवल पर वो काफी बड़ा है और इसको ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे वैल्यू की है, उसको माना है। बट
पॉपुलेशन के साथ साथ जैसे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन होने के साथ साथ इंडिया सबसे पहला स्थान कर लेता है पॉपुलेशन के मामले में, चाइना को ओवरटेक कर लेता है। और जो इंडिया की परचेजिंग पावर है यानी कि पावर ऑफ द पीपल वो भी बढ़ जाती है, और इसी का कारण इंडिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। राइट, एंड इट इज पॉसिबल दैट इंडिया आने वाले कुछ सालों में हर एस्पेक्ट में, ऑल एस्पेक्ट रिस्पेक्ट में इंडिया यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। और मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में वो भारतीय हैं, क्योंकि भारत के अंदर हमारे 4 ऑफिस हैं और सबसे ज्यादा भारतीय इंडिया से आते हैं। इसीलिए इंडिया हमारे लिए सबसे बड़ा यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन के रूप में भी काम करता है। एंड एजुकेशन और कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो दोनों के संबंध काफी यहाँ पे बेहतर हुए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भारतीयों को सराहना करती है, भारतीयों की जो शिक्षा है उसके अंदर भी काम करती हैं। बट इन सब के बावजूद इंडिया ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया रसिया को अपोज करने के लिए ओवर दी यूक्रेन इशू। ये कहते हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया या फिर हम वेस्ट की जो बात करते हैं, हमारे एक हैबिट है कि हम देखते हैं इंडिया की क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, इंडिया किस तरफ देखता है, किस कंट्री की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारत जो है साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं, या फिर इन्होंने डायरेक्ट साउथ एशिया का नाम तो लिया है लेकिन ये बात करते हैं सिर्फ भारत की, कि बहुत से इंपॉर्टेंट पर्सन ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं इन द यूके, यूएस एंड कनाडा। आप अगर देखोगे किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए, चाहे फिर वो संसद हो वहां की या फिर कोई कॉरपोरेट घराना हो, हम इंडियन ओरिजिन्स वहां पे देखने को मिलेंगे और कुछ भारतीय मूल के भी वहां पे अच्छी खासी पोजीशन को अखबार किए हुए आपको मिलेंगे। तो इसीलिए हमारे यानी कि ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट रह जाती है। राइट, और एक दिन ऐसा आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही सिनेरियो देखने को मिलेगा, बहुत सारी पोजीशन के ऊपर भारतीय देखने को मिलेंगे, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया है। राइट, नाउ इंडिया डज नॉट शेयर आवर वर्ल्ड व्यूज, ये बात बोली गई थी एस्ले टेलिस के द्वारा। एस्ले टेलिस एक अमेरिकन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन एकेडमिक हैं। इनके द्वारा पिछले कुछ दिनों में एक आर्टिकल छापा गया था जिसका अनुमान था अमेरिकाज बैड बेट ऑन इंडिया। इस टाइटल के साथ इन्होंने एक आर्टिकल छापा। इसको कोटेशन देते हुए, इसको रेफरेंस देते हुए एम्बेसडर कहते हैं कि देखिए टेलिस ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है, और वो बात उसकी महत्व इसलिए भी करती है क्योंकि जो टेलिस हैं वो इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डील करवाने में एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। जब हमारे 2008 के अंदर भारत और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, तब एक इंस्ट्रूमेंट का काम किया था एस्ले टेलिस ने, इसलिए इनका बयान काफी महत्व रखता है। ये कहते हैं कि इंडिया विल नेवर इन्वॉल्व इटसेल्फ इन साइनो अमेरिकन कन्फ्रंटेशन अनलेस इट्स ओन सिक्योरिटी इज इन डेंजर। जब तक भारत की खुद की सिक्योरिटी डेंजर में नहीं रहती है, भारत किसी भी दूसरे युद्ध में भाग नहीं लेता है। एंड इट इज द पार्ट ऑफ पॉलिसी दैट एम्स टू इंश्योर दैट इंडिया डज व्हाट इज द बेस्ट फॉर इट। भाई देखिए, हमारे लिए जो बेस्ट रहेगा वो हम करेंगे, और हम नहीं, प्रत्येक कंट्री ऐसा करती है। राइट, जो उनके लिए बेस्ट होता है वो अपने लिए अपने लेवल के ऊपर हर कोई करता है। तो इसका तो देखिए यहाँ पे तोड़ यही है कि अगर हम वेस्ट की बात करते हैं या फिर वेस्ट की हेजेमनी की बात करते हैं, आपकी हिपोक्रेसी तब नजर आती है जब रसिया से आप भी ऑयल खरीदते हो अमाइड दी यूक्रेन वार के बावजूद आप भी वहां से रसिया से ऑयल खरीदते हो, वहां से गैस परचेज करते हो, लेकिन इंडिया को आप मना करते हो कि आप वहां से ऑयल और गैस मत परचेज कीजिए। राइट, तो आपकी हिपोक्रेसी तो वहीं पर नजर आ जाती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया 2008 के अंदर इंडिया के साथ में यूएसए की एक न्यूक्लियर डील हुई थी। ये लिखते हैं कि देखिए टेलिस जो है एक इंस्ट्रूमेंटल का काम करते हैं इस डील में, और ये सब जानते हुए भी कि इंडिया ऑलरेडी एक न्यूक्लियर रिच कंट्री है एंड इट इज नॉट इवन ए सिग्नेटरी ऑफ द एनपीटी अर्थात नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी। आपको मैं बता दूं नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी के आई थिंक 4 मेंबर यहाँ पे नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड शायद ईरान। ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो कि इस एनपीटी का पार्ट नहीं है। बावजूद इसके अमेरिका ने यहाँ पे इंडिया को न्यूक्लियर डेवलपमेंट करने में मदद की, उसकी सहायता की है। राइट, दूसरा ये जो डील हुई है ये एक टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित हुई है इन द सिक्योरिटी रिलेशन बिटवीन द अमेरिका एंड इंडिया, और दिस डील विल गिव
बूस्ट टू द इंडिया इमर्जिंग एज ए मेजर पावर बनने में भी इस डील ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका इस डील को करने के बाद ये सोचता है कि इंडिया चाइना से निपटने में अमेरिका की मदद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लिखते हैं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया इंडियाज ओन इंटरेस्ट इज पैरामाउंट। इंडिया के केवल खुद के इंटरेस्ट पैरामाउंट हैं, वो दूसरे देश के बारे में नहीं सोचता है। एंड दिस इज व्हाई वी शुड आल्सो हैव रियलिस्टिक एक्सेप्टेशन फ्रॉम इंडिया एंड नॉट सी थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन एक्सेप्टेशन। आपने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया था, आपने बोला कि वी स्टॉप गोइंग टू जापान। ये क्या दर्शाता है? ये भी तो आपके वोन इंटरेस्ट को दर्शाता है। जब जापान की इकोनॉमी फ्लैटन हो गई, जब जापान की इकोनॉमी वीक हो गई, वो धड़ाम से गिरी, तो आपने जापान जाना ही बंद कर दिया। आपने जापान के साथ संबंध रखना तो दूर की बात, आपने जापान जाना ही बंद कर दिया। आप खुद लिख रहे हो वी स्टॉप गोइंग टू जापान, आपने जापान जाना बंद कर दिया। तो ये किस किस चीज को दर्शाता है भाई? ठीक है। तो भारत की अगर हम बात करें, भारत की ही नहीं, कोई भी आप देश लगा लीजिए, उसके खुद के वोन इंटरेस्ट ही पैरामाउंट होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी लंबे समय तक दोस्त नहीं रहता और कोई भी लंबे समय तक दुश्मन नहीं रहता। एक समय था जब अमेरिका पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करवाता था इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन आज अगर आप देखते हो तो G7 की मीटिंग में भारत को एज ए गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के राष्ट्रपति बताए जाते हैं, वो खुद कुर्सी से उठ के आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री सीधे भारत के प्रधानमंत्री के पैरों में लेट जाते हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री को दी बॉस करके उपाधित कर देते हैं, उसको दी बॉस की उपाधि देते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये हमारे स्टेचर को दर्शाता है कि किस प्रकार से इंडिया ने ओवर द ईयर्स अपना जो स्टेटस है उसको बढ़ाया है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी एंड वेरियस ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये चीज हो जाएगी। नाउ वी शुड डील विद इंडिया कंसिडरिंग द ग्राउंड रियलिटी। ये कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी को देखकर ही हमें इंडिया के साथ में संबंध बनाने चाहिए। एंड नाउ इसके साथ साथ रसिया और इंडिया की जो न्यूक्लियर डील है उसका भी इन्होंने जिक्र किया। उसको डील को करवाने में एडवर्ड लुकास करके एक व्यक्ति हैं, ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि न्यू दिल्ली के ब्यूरो चीफ थे ऑफ द फाइनेंशियल टाइम्स। इन्होंने रसिया और इंडिया की जो न्यूक्लियर डील है उसको करवाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये भी एक आर्टिकल लिखते हैं, उसी आर्टिकल का सहारा लेते हुए, उसको रेफरेंस देते हुए एम्बेसडर कहते हैं कि इंडिया ट्राइंग टू बिकम ए पावरफुल पोल इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। हमेशा हमने मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की है। जब वेस्ट की हेजेमोनी की बात आती है या फिर यूरोप की बात आती है, तो हमने हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड की ही बात की है। हमने नाटो को नहीं ज्वाइन किया और ना ही हमने रसिया को ज्वाइन किया, हमने नॉन अलाइनमेंट को ज्वाइन किया। अर्थात हमारा झुकाव वही रहेगा जहां हमारे इंटरेस्ट रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। चाहे कोई भी देश लगा लीजिए, खुद के इंटरेस्ट की ही बात करता है। जो एडवर्ड लुकास ये कहते हैं कि देखिए, इंडिया सीज itself as a force in international affairs. India aspire to be powerful pole in the multipolar world. India follows the principle of strategic autonomy, and what matter to India is what is good for it. नो व्हाट द पार्टनर कंट्री। पार्टनर कंट्री कौन है ये इंडिया नहीं देखता है, या फिर दूसरी कंट्रीज क्या चाहती है वो भी इंडिया नहीं देखता। खुद के इंटरेस्ट पैरामाउंट है, ऐसा इनके द्वारा लिखा जाता है। अब कुछ एंटी इंडियंस हम इनको कह सकते हैं, या फिर जैसे ये जो भी डिप्लोमेट्स हैं, जो भी आर्टिकल लिखे जाते हैं, ये आर्टिकल जर्मनी के ऊपर नहीं लिखते। जब जर्मनी कहता है कि देखिए हम लोग कंप्लीट रूप से एक बिल पास करेंगे, एक बिल लेके आएंगे जो कि बैन कर देगा इंग्लिश को इन द जर्मनी, तब उसके ऊपर आर्टिकल इनके द्वारा नहीं लिखा जाता है। आर्टिकल लिखा जाता है तो केवल इंडिया के ऊपर लिखा जाता है, हमारी न्यूक्लियर डील्स के ऊपर लिखा जाता है। आगे कहते हैं कि देखिए इंडिया एससीओ का भी पार्ट है, जो कि चाइना के द्वारा इनिशिएटेड है। और इसके साथ साथ इंडिया जो कि वेस्ट की जो लिबरल लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको भी फॉलो नहीं करता, उसको भी सपोर्ट नहीं करता है। तो जर्मनी कहाँ करता है? जर्मनी को भी तो कहिए आप कि हमारे जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर हैं, आप इंग्लिश वगैरह आप उनको भी तो बोलिए ना, राइट। इंडिया इज द लीडर इंडिविजुअल, इंडिया इंडिविजुअली लीडर है, बट प्राइमरली इन द ग्लोबल साउथ एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो ग्लोबल साउथ है और डेवलपिंग वर्ल्ड है, वहीं पर इंडिया इंडिविजुअल लीडर के रूप में उभर रहा है। यूक्रेन वार के ऊपर अगर देखा जाए तो इंडिया ने वेस्ट के प्रेशर के बाद रसिया से डिस्टेंस किया था, लेकिन बावजूद उसके कोई भी सैंक्शन इम्पोज नहीं किया। हमने किसी भी का प्रेशर नहीं माना है। देखिए ये लिखते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं यूक्रेन वार की,
तो हमारा जो स्टैंड है शुरुआत से ही एक सा रहा है। हमने रसिया के खिलाफ या रसिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगा, तो हमने यूक्रेन के ऊपर भी कोई सैंक्शन या फिर कोई भी यूक्रेन को मदद नहीं की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रसिया के द्वारा इन्वेजन किया गया है उसको हमने सपोर्ट भी नहीं किया है। राइट, तो हमारा जो स्टांस है वो शुरुआत से ही क्लियर है। अब दूसरा ये कहते हैं कि ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि जो अमेरिका के संबंध है इंडिया के साथ वो डिफरेंट है फ्रॉम द जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है यूएसए के साथ में वो अलग तरीके के हैं। वो क्वाड के भी मेंबर हैं, हालांकि क्वाड का मेंबर इंडिया भी है। तो ये इसलिए भी क्वाड को भी आप क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि देखिए क्वाड का मेंबर होने के साथ साथ इंडिया एससीओ का भी मेंबर है, और क्वाड में इंडिया चाइना की तरफ में सॉफ्ट पावर रखता है। जितना अग्रेसिवली जापान ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका बोलते हैं, इंडिया उतना अग्रेसिवली चाइना के खिलाफ नहीं बोलता है इन द इंडो पैसिफिक। दूसरा ये कहते हैं कि जो इंडिया यूएस के जो एम्बेसडर हैं टू दी इंडिया, एरिक ग्रेथ, वो यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को प्रेज करते हैं। उनके जो पॉलिसीज हैं उनको यहाँ पे प्रेज किया जाता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूएस के अंदर विजिट करने वाले हैं। और इसके लिए जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, उन्होंने कहा था देखिए बहुत से ऐसे पीपल हैं यूएसए के अंदर जो आपको देखना चाहते हैं, इसीलिए आप भारत आइए, G7 मीटिंग की बात हो जाएंगी और वहां पे मतलब हम हमारे जो भी संबंध है उनको बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज हो जाएगी। तो ये लेक्चर था, ये आर्टिकल छपा था। अब आपका इसके ऊपर क्या विचार है? हालांकि क्वाड के ऊपर अगर देखा जाए तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ना ही अगर देखा जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर्सन के यहाँ पे विचार है, एक ओपिनियन के रूप में छापा गया है, जो कि एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, फॉर्मर आपके एम्बेसडर रह चुके हैं। राइट, लेकिन महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि वो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, तब इस चीज को हमने जोर देके इसको आर्टिकल को कवर किया है। राइट, या फिर दूसरे जो व्यक्ति थे मैंने बताया एस्ले टेलिस करके और एडवर्ड करके, ये भी आपके अच्छी खासी पोजीशन को अक्वायर किए हुए हैं। इनके आर्टिकल की भी महत्ता इसलिए है क्योंकि फॉर्मर डिप्लोमेट्स रह चुके हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो ये चीज हो जाएगी। हालांकि खुद के पर्सनल व्यू है इनके, पर्सनल ओपिनियन है इनके, तो हमारे संबंधों के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। राइट, तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, जय हिंद, नमस्कार।